नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दो घटनाएं सामने हैं और दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखिए। एक तरफ आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम कह रहा है कि मियां मतदाताओं का वोट हटाना है, 5 लाख मियां मतदाताओं का वोट हटाना है। कह रहा है कि अगर कोई रिक्शा वाला मियां है और वो आपसे 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए ही दीजिए, और इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं और उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, कहीं से उस पर बात नहीं हो रही है कि एक समुदाय के खिलाफ वो लोगों को भड़का रहा है, जबकि उस राज्य का मुख्यमंत्री है। और दूसरी तरफ आप किस्सा देखिए, अयोध्या में एक रेप कांड हुआ था भदरसा में, जिसमें पॉक्सो कोर्ट में मोईद अहमद खान के खिलाफ केस किया गया था और इनके नौकर राजू खान के खिलाफ भी केस किया गया था। अभी यह केस चल रहा था, अभी यह केस किया गया था, फैसला नहीं आया था, उसके पहले ही मोईद अहमद खान का मकान गिरा दिया गया बुलडोजर लगाकर। यहां तक कि विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया और मोईद अहमद खान को जाने क्या क्या कहा। अब कोर्ट का फैसला यह आया है कि मोईद अहमद खान पूरी तरह से बेकसूर हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि जो घर उनका गिरा दिया गया, क्या वो घर उनको वापस मिलेगा? क्या कोर्ट को उनके घर का मुआवजा भी उसी समय दिलवाना नहीं चाहिए था? क्या कोर्ट को उस आदेश के साथ यह आदेश भी नहीं देना चाहिए था कि सरकार ने जिस तरह से उनका मकान गिरवाया है वैसे ही उनका मकान दोबारा बनवा कर दे? इन दोनों घटनाओं को मैंने एक साथ क्यों लिया, मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं। मोदी तारीख कब्र खुदा की, 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 मोदी तारीख कब्र खुदा की। आपने देखा, मोदी की तस्वीर पर कालिक फेंकी जा रही है, नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी टाइप के। यही नारा कुछ दिन पहले जेएनयू में लगा था, उसके पहले भी एक बार लगा था, बाकायदा केस हुए थे, सजा हुई थी, सारा तमाशा हुआ था। आज ये लोग सड़क पर आकर अभद्र से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। एक यूट्यूबर यहां तक कह रहा है कि जूते से मारना चाहिए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। और क्या क्या कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर तमाम बयान दिए जा रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है, सब आप सुन रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है। एक केस किसी के खिलाफ आप नहीं देखेंगे। इनमें से किसी के ऊपर ना पुलिस ने कोई लाठी बरसाई है, ना पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है, ना एफआईआर हुई है, और ना ही किसी को कोई सजा मिलने वाली है। लेकिन यही काम अगर दलित कर दे, यही काम अगर मुसलमान कर दे, अगर वो किसी बात से नाराज हो, जैसे कि एनआरसी सीएए का मामला, वो धरने पे बैठ जाए, वो नारा लगा दे, तो आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है। आप जानते हैं कैसे सिर्फ एक भाषण के लिए गिरफ्तार करके 5-5, 6-6 साल से शर्जिल इमाम और उमर खालिद को रखा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की मैं बात कर रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ली है। और संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो बिना जाति और धर्म देखे हुए सबके लिए एक साथ एक तरह से काम करने की शपथ लेते हैं। उन हिमंता बिस्वा शर्मा का आप बयान देखिए। वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियां समुदाय के खिलाफ हैं। 27 जनवरी को कहते हैं कि 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। दरअसल मियां जो है, बांग्ला भाषी जो मुसलमान असम में रहते हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है नाम, और कोई इज्जत से नहीं लिया जाता है, यह अपमानजनक तरीके से नाम लिया जाता है। असम में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि बांग्ला बोलने वाले जो मुसलमान हैं वो घुसपैठी हैं, भले वो पश्चिम बंगाल से आए हों, लेकिन वो घुसपैठी है। तिनसुकिया जिले के डिंगबोई में एक ऑफिशियल प्रोग्राम था, वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मियां वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं,
आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। कांग्रेस चाहे मुझे कुछ भी कहे, मेरा काम मियां लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाना है। मैंने खुद भाजपा के लोगों से कहा है कि वे मियां समुदाय के खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहें। लोगों से कहा है जहां तक संभव हो फॉर्म 7 भरें, ताकि उन्हें थोड़ा इधर उधर भागना पड़े, उन्हें परेशानी हो और उन्हें समझ में आए कि असमिया लोग अभी भी मौजूद हैं। जो कोई किसी तरह से परेशान कर सकता है उस तरह से परेशान करे। अगर वो रिक्शा चला रहे हैं, 5 रुपए उनकी मजदूरी बनती है, तो उनको 4 रुपए ही दिया जाए। ये असम के मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर एक पूरा समुदाय, या कह सकते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, लग गई है मियां समुदाय को परेशान करने के लिए, बांग्ला भाषी असमिया मुसलमानों को परेशान करने के लिए। अब ये फॉर्म 7 इनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है, और मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म 7 के रूप में एक ऐसा हथियार दे दिया गया है कि कोई भी फॉर्म 7 भर के किसी के खिलाफ शिकायत कर सकता है और किसी के भी नाम कटवाने की कोशिश कर सकता है। सत्ता साथ मिली है तो नाम कटवा भी सकता है। जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपको याद होगा कि झारखंड में बैठकर कुछ लोग फॉर्म 7 भर रहे थे और बेंगलोर में जो रह रहे हैं उनका नाम कटवा रहे थे। ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के आदमी का वोट बिहार में जुड़ जाता है, लेकिन लोकल आदमियों का नाम फॉर्म 7 भर के कटवा दिया जाता है। एक हिस्सा तो यह है इसका। दूसरा हिस्सा साफ साफ सांप्रदायिकता है, सीधे सीधे सांप्रदायिकता है। बांग्ला भाषी हिंदू भी रहते हैं आसाम में, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बांग्ला भाषी मुसलमानों से दिक्कत है। आपको याद होगा, यहीं दिल्ली के पास का वीडियो था। एक पुलिस ऑफिसर साहब आए हुए थे, एक मजदूर फैमिली से कह रहे थे कि तुम लोग बांग्लादेशी तो नहीं हो, और उसके बाद मोबाइल उसके पीठ पर लगाकर कह रहे थे कि मशीन तो ये बता रही है कि तुम बांग्लादेशी हो। हल्ला बहुत मचा तो उस पर बयान वगैरह आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी। यानी जो बांग्ला बोले वो सब बांग्लादेशी हैं। हालत यह हो गई कि एक वीडियो आया जिसमें कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर यूपी, एमपी या बिहार का कोई आदमी चाय की दुकान पर काम कर रहा था। उसने एक महिला को जो बांग्ला बोल रही थी उनको उसने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, बांग्लादेशी कहा। उस महिला को गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने जम के सुनाया। सोचिए, आप बंगाल में बैठकर भी बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि यूपी में हिंदी या भोजपुरी बोलने वालों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो तो क्या होगा। और आम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री कर रहा है और उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। अगर इस देश में कानून होता तो सिर्फ इतने पर सुप्रीम कोर्ट या राज्य का हाई कोर्ट संज्ञान लेता, इनको कोर्ट में खींचता और कहता कि एक समुदाय के खिलाफ तुम कैसे ये अभियान चला सकते हो, कैसे इस तरह की नफरत फैला सकते हो। अगर इस देश में संविधान का राज होता तो नरेंद्र मोदी हिमंता बिस्वा शर्मा से सिर्फ इस बयान के लिए इस्तीफा ले लेते। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी टीवी चैनल पर यह बहस नहीं होगी कि अपने ही देश के एक समुदाय के खिलाफ एक मुख्यमंत्री कैसे इस तरह का अभियान चला सकता है। सीधा मामला है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ हो, मुसलमानों का जितना वोट कट सकता है, जिस बहाने कट सकता है, कटवाया जाए और किसी तरह से सत्ता में बने रहा जाए। यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है और ये खेल छुपा रहे, एसआईआर का तमाशा छुपा रहे, इसीलिए कभी यूजीसी ला दिया जाता है, कभी शंकराचार्य ला दिया जाता है, ताकि आप बिना मतलब की बातों में उलझे रहें। मैं साफ साफ कह रहा हूं, यूजीसी पे मैंने लंबा वीडियो बनाया था। ये एक ऐसा नियम आया है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षों को बेवकूफ बनाया गया है। और इसकी आड़ में जो खेल चल रहे हैं वो खेल आप देखते हैं मोईद अहमद खान जैसे लोगों के लिए। और मोईद अहमद खान कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। एमपी में शफीक अंसारी का घर तोड़ दिया गया था, कहा गया था कि इन्होंने रेप किया है। बाद में पता चला कि जिस महिला ने आरोप लगाया था उस महिला ने झूठ बोला था।
रेप हुआ ही नहीं था, रेप का झूठा आरोप लगाया गया था। मामला फरवरी 2021 का है, राजगढ़ जिले का, जहां शफीक अंसारी का घर इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि एक महिला ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया, बुलडोजर चलवा दिया गया। बाद में पता चला कि वो तो बिल्कुल निर्दोष थे, उनका कोई दोष ही नहीं था, वो कहीं से कोई अपराध कर ही नहीं रहे थे, उनको फंसाया गया था। लेकिन यह सब फैसला तो होगा कोर्ट में। कोर्ट से तो वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन सजा तो उनको तभी मिल गई जब उनका घर तोड़वा दिया गया। आप सोचिए, एक बना बनाया घर अगर टूट जाए, उसको दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही एमपी में उज्जैन का एक मामला, जिस पर मुझे याद है मैंने उस जमाने में भी वीडियो किया था। एक शोभा यात्रा निकली थी रामनवमी की, और आजकल शोभा यात्राएं मंदिरों के सामने से कम निकलती हैं, मस्जिदों के सामने से ज्यादा निकलती हैं। तो यह शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से जा रही थी। आरोप लगाया गया कि वहां पास के घर में छत पर खड़ा एक लड़का शोभा यात्रा के ऊपर थूक रहा था। आरोप लगा, बस केस दर्ज हुआ, एफआईआर हुआ बस, और वो घर तोड़ दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया, जबकि घर उसके बाप के नाम से था, उसके नाम से नहीं था। उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पता यह चला कि जिस आदमी के नाम से तहरीर की गई है, जिस आदमी के नाम से एप्लीकेशन दिया गया है, उस आदमी को पता ही नहीं था कि उस तहरीर में क्या लिखा है। उसने कहा कि पुलिस वालों ने मुझसे सादे कागज पर सिग्नेचर करा लिया, मैंने किसी को थूकते हुए नहीं देखा था। उसके बाद उस लड़के को बरी कर दिया गया, लेकिन घर तो टूट गया। और आप सोचिए, ना ही उस घर का कोई मुआवजा दिया गया और ना ही उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिन पुलिस वालों ने सादे कागज पर तहरीर लिखवाई थी, सादे कागज पर शिकायत लिखवाई थी, जिसके भरोसे एफआईआर हुई थी। तो आप बताइए, जिस आदमी का कोई दोष नहीं था वो कुछ दिन जेल में रहा, उसका घर टूट गया। इस बाइज्जत बरी होने में न तो उसकी इज्जत बची और ना ही वो बरी हुआ, सजा तो उसको पहले ही मिल गई जब उसके बाप का घर तोड़ दिया गया। ऐसे ही मैं आपको याद दिलाऊं, प्रयागराज इलाहाबाद का मामला है। आफरीन फातिमा का शानदार बड़ा खूबसूरत सा घर था। सीए एनआरसी वाले मामले में वो एक्टिव थी और वो घर तोड़ दिया गया, जबकि वो घर उनके नाम से था ही नहीं। जो घर उनके नाम से नहीं था उसे तोड़ दिया गया क्योंकि वो सीए एनआरसी वाले मामले में हिस्सा ले रही थी, सरकार के खिलाफ बोल रही थी। और यही हुआ है अयोध्या के भदरसा रेप कांड में। पॉक्सो कोर्ट में जो सपा नेता मोईद अहमद खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, महिला ने रेप का आरोप लगाया। 30 जुलाई 2024 को मोइन खान का अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ उनके नौकर राजू खान को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उनकी बेकरी सील कर दी गई और उनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। जो मामला दर्ज हुआ था वो पॉक्सो एक्ट में, गैंग रेप में और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में दर्ज हुआ था। इसके बाद जब दोनों लोगों का डीएनए जांच कराया गया, मोइन खान और राजू खान का डीएनए जांच कराया गया, तो पता चला कि मोईद खान का डीएनए तो उस डीएनए से मैच ही नहीं करता है जो लड़की के शरीर पर पाया गया है। यानी वो पूरी तरह से बेकसूर थे। 13 गवाह अदालत में पेश किए गए, जिरह चली, सब कुछ चली, और उसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने उनको पूरी तरह से बेकसूर ठहराया, बाइज्जत बरी किया। लेकिन सोचिए, उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उनका बेकरी बुलडोजर का निशाना बन गया। योगी ने जो बयान दिया था उसको जरा सुन लीजिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लग गया, मोईद खान पे आरोप लग गया, सब कुछ हो गया, सारा तमाशा विधानसभा के अंदर हो गया। यह क्लिप उस समय वायरल हुई थी।
टीवी चैनलों पर क्लिप चल गई, मोहित खान बदनाम हो गए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर ली गई, सारा तमाशा हो गया। अब मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ से यह है कि जब मोहित खान को पूरी तरह से बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो क्या आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर ऐसे ही भाषण देकर मोहित खान से माफी मांगेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। ना तो हिमंता बिस्वा शर्मा अपने नफरती भाषणों के लिए कभी खेद प्रकट करेंगे और ना ही आदित्यनाथ बिना अपराध सिद्ध हुए मोहित खान के खिलाफ विधानसभा के अंदर दिए बयान पर कोई माफी मांगेंगे। देश के अंदर 2 कानून बना दिए गए हैं, देश के अंदर संविधान सिर्फ नाम का रह गया है और देश के अंदर नफरत फैलाना बिल्कुल मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। अभी तक तो कहा जाता था कि ये लोग जो हैं वो फ्रिंज एलिमेंट हैं, लेकिन अब तो हेट स्पीच की लिस्ट आती है और टॉप पर पुष्कर सिंह धामी होते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जब इससे वोट मिल रहा है, जब इससे गद्दी बनी हुई हो, तो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे आदित्यनाथ हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो, इन्हें अपने बयानों से कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? सवाल तो सुप्रीम कोर्ट का है, सवाल तो कोर्ट्स का है। बुलडोजर पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनकी तनख्वाह रोककर उनकी तनख्वाह से और सरकारी खजाने से मुआवजा लोगों को दिया नहीं जाएगा, तब तक इस तरह की कार्रवाइयां चलती रहेंगी। लोग कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन उसके पहले ही बुलडोजर चलवा के सजा दे दी जाएगी, उसके पहले ही वोटर लिस्ट से उनका नाम साफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलेगा कि हां मैं कर रहा हूं परेशान, जिसको जो करना हो कर लो। पता नहीं कब तक देश ऐसे ही चलेगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जब मन बढ़ जाता है तो फिर देश के अंदर तमाम दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें डालने का काम वो लोग कर रहे हैं जो खुद को देशभक्त बताते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अपील मैं लगातार करता हूं कि हमारी ताकत बनिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनके, टीसीएच परिवार का हिस्सा बनके, हमारा मेंबर बनके। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, या फिर ज्वाइन बटन जो वीडियो के ठीक नीचे होती है, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक को फॉलो करके भी आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप हमारे परिवार से जुड़ेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी, और हम सच बिना डरे बिना झुके पूरी ताकत के साथ कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।